स्टूडेंट, कल हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन सीखी थी। कौन कौन सी थी? मेल्टिंग पॉइंट थी, बॉइलिंग पॉइंट थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन थी। अब आगे हम लोग न्यू एक और डेफिनेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, तो पेज नंबर 8 पे आपको दिखेगा। पेज नंबर 8 पे एक आपको एक्टिविटी दिख रही है, देखो 1.7 है फिगर, देखो तो उसमें क्या वो फिगर में देखो क्या किया है। एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर कैम्फर लिया है। कैम्फर मतलब हम लोग जो आरती में कपूर लेते हैं ना, उसको कैम्फर इंग्लिश में बोला जाता है। वो कैम्फर लिया है, उसके ऊपर एक फनेल रख दिया है और फनेल के ऊपर कॉटन जो है प्लग रख दिया है। अब क्या किया है कि दो ले सकते हैं, एक कैम्फर भी ले सकते हैं और एमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। इन लोगों ने एमोनियम क्लोराइड लेके आपको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको कैम्फर लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यों? एमोनियम क्लोराइड आपने देखा नहीं है, कैम्फर आप रोज डेली आपके घर में देख सकते हो। आप जब ये वीडियो देखो तभी भी आप कैम्फर लेके ये साथ साथ में कर सकते हो, आप देख सकते हो। इसीलिए मैं आपको कैम्फर का एग्जांपल दे रही हूँ। तो कैम्फर को जब उन लोगों ने हीट अप्लाई किया तो क्या हुआ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब कि कैम्फर आप हीट कर रहे हो तो कैम्फर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे पता चला? तो वो ऊपर का कॉटन प्लग आप जब निकालोगे तो उसमें आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे। दैट मीन्स के सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा का सीधा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस को whenever the solid is directly converted to the gas without converting to liquid, this process called as a sublimation। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है वो सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसमें ही देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये सारे इफेक्ट हम लोगों ने किसकी देखी? हीटिंग की। मैंने सॉलिड को जब हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, मैंने लिक्विड को जब हीट दिया वो गैस में कन्वर्ट हुआ, मैंने सॉलिड को जब हीट दिया तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हुआ। तो दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तीनों जो आपकी मैटर है उसके ऊपर प्रेशर की क्या इफेक्ट आती है। तो जब मैंने आपको गैस एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी, liquefied petroleum gas means whenever we have pressurized the gas it converted into the liquid. I explain you on that time whenever I explain you a gas state, okay। इसका मतलब क्या होता है? देखो एक्टिविटी 1.8 है, एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर एक पिस्टन मतलब टी शेप का एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग प्रेशर दे सकते हैं। तो जब मैंने वो फिगर में आप देख सकते हो साथ साथ में कि जब मैं प्रेशर कर रही हूँ सॉलिड को, गैस को प्रेशर दे रही हूँ तो उसके पार्टिकल पास आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको उस दिन बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है? क्लोजली बाउंड होता है। गैस का क्या होता है? लूज होता है। और गैस का उससे भी लूज होता है, लिक्विड से भी लूज होता है। तब जब मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ तो ये पास आएंगे, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। इसको मैं और प्रेशराइज करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? और पास में आएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की अरेंजमेंट की, सॉलिड की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स व्हेनेवर आई एम अप्लाइंग द प्रेशर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, गैस जो है वो लिक्विफाई बन जाता है। और यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके हमारे सिलेंडर में जो गैस है वो डिलीवर किया जाता है। तो गैस का ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दैट गैस इज कॉल्ड एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीन्स अगर आपको कोई पूछे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब ये लिक्विड है या गैस है, तो ये आप एक्सप्लेन कर पाना चाहिए कि जब गैस को प्रेशर किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें सिलेंडर में हम लोग फिलअप कर देते हैं। जब नोब रिलीज करते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है तो वो फिर से गैस के स्टेट में आ जाता है। तो एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसको रिड्यूस करोगे आप लोग तो क्या होगा? वो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ये ड्राई आइस कहाँ पे यूज होता है? जो वो पोर्टेबल बैग आती है ना जिसमें कोई भी चीज़ को ठंडा रख के, जैसे हमारे इंजेक्शन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, उसको आपको कूल टेम्परेचर में रख के अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बॉक्स आता है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग? ड्राई आइस रख देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो लो रहता है और वो चीज़ को हम लोग लोअर टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है, उसको मैंने प्रेशराइज करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया और वो टेम्परेचर कम करने के लिए उसको यूज होता है। आइस बोला है क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर कम करता है। और ड्राई आइस इसीलिए बोला है
कि ये पानी से बनता नहीं है, ये गैस को हम लोग प्रेशर दे के उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। एक छोटा सा चार्ट है, वो देखो पेज पे आप लोग, ये याद रखना तो आपको सब याद रह जाएगा। सॉलिड टू लिक्विड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ फ्यूजन, एरो पे लिखा है। लिक्विड टू गैस कॉल्ड वेपोराइजेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। अब लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन एंड सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। ये चार्ट याद रख लोगे तो सारी प्रोसेस आपको याद रह जाएगी। चलो तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं, पेज नंबर 9 पे। देखो पेज नंबर 9 का टॉपिक है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी डिटेल में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होती है, एंड इज एबल टू ब्रेक आउट फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल, और उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो दूसरे पार्टिकल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी वो लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर, और उसकी वजह से ये जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। But mark the word, this phenomena of change of liquid into the vapor at any temperature. Boiling point मतलब बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या फर्क है? तो बॉइलिंग होता है वो हर एक लिक्विड की एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है, दैट मीन्स कि 100 डिग्री जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो बॉईल नहीं होगा। तो इवापोरेशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर पे भी जब वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब कि इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, हीट होना स्टार्ट होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हर एक लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन हाँ, अगर बॉइलिंग की बात करें तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है। इसीलिए किसी भी लिक्विड की प्योरिटी अगर आपको चेक करनी है देन यू कैन चेक बाय द बॉइलिंग पॉइंट। कैसे प्योरिटी चेक करनी है? आप कहीं से पानी लेके आ जाते हो, पानी को गर्म करो और टेम्परेचर मेजर करो। अगर 100 डिग्री पे बॉईल होगा दैट मीन्स इट्स अ प्योर वाटर। अगर 100 डिग्री से ज्यादा या कम हुआ है दैट मीन्स के उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो प्योरिटी टेस्ट के लिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक पैरामीटर है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये किया जाता है। इसीलिए आप कहीं पे भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो देखना उसके ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा होगा। क्यों? टू आप खुद चेक कर सको उसका प्योरिटी लेवल। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी आपकी मेजर की गई होती है, वहां पे नेम प्लेट पे लिखा होगा। पेट्रोल भरवाने तो जाते होंगे लेकिन देखा भी होगा, लेकिन दिमाग में नहीं आता है भाई ये सब क्यों है। साइंस पढ़ रहे हो तो सब जगह पे साइंस ढूंढो, जब तक ऑब्जर्वेटिव आइज नहीं होगी ना तब तक साइंस मजा नहीं आएगा, अगर ऐसे ढूंढोगे तो मजा आएगा। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, द फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। ये 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। इवापोरेशन होने के लिए उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हमको बताने हैं। तो 4 पॉइंट दिए हैं, देखो। तो फर्स्ट वन दैट इज इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे? मैं एक स्मॉल माउथ वाला वेसल लेती हूँ और एक पैन लेती हूँ जिसका माउथ बड़ा है, किसमें पानी जल्दी गर्म हो जाए, मतलब जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो वेसल का माउथ बड़ा है वो जल्दी कर देगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज किया। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना वो हीटिंग जो है वो जल्दी होगा। मीन्स इफ आई एम इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इंक्रीज। द सेकंड फैक्टर दैट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मैं नीचे गैस जो है वो स्लो फ्लेम पे रखती हूँ और फास्ट फ्लेम पे रखती हूँ। ये तो आप घर में अभी भी देख सकते हो। स्लो फ्लेम पे पानी जो है वो स्लोली गर्म होगा, फास्ट फ्लेम पे जल्दी हो जाएगा। मीन्स के टेम्परेचर ज्यादा तो इवापोरेशन ज्यादा। तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज द इवापोरेशन रेट, राइट। द थर्ड दैट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने जैसा है कि ह्यूमिडिटी पहले मतलब क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कितनी अमाउंट है वेपर की, वो जितना होगा उसके हिसाब से आपका इवापोरेशन रेट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। कैसे? अब एक चीज समझ लो, आप लोगों को रसगुल्ले बहुत पसंद है, आप लोगों ने रसगुल्ले खा लिए, इतने खा लिए इतने खा लिए इतने खा लिए कि पेट आपका फुल हो गया। अब मैं आपको रसगुल्ला दूंगी तो आपके पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका पेट जो है वो सेटिस्फाइड है, राइट। दैट मीन्स कि अब नो देयर इज नो स्पेस फॉर अनदर रसगुल्ला इन योर स्टमक, राइट। तो जस्ट लाइक दैट कि अगर वाटर के अंदर वेपर ज्यादा होगी तो वो एक्स्ट्रा वेपर नहीं ले पाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका इवापोरेशन का रेट है, इवापोरेशन मतलब क्या है, वाटर जो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। अब वेपर जाने के लिए एयर में जगह ही नहीं बची है ना,
तो अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, मतलब कि वाटर वेपर एयर में कम होगा, तो ही सरफेस तो ही आपका इवापोरेशन का रेट जो है वो बढ़ेगा। राइट, क्लियर। मतलब कि मुझे क्या इंक्रीज क्या करना है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, लेकिन ह्यूमिडिटी है जो डिक्रीज करनी है, तभी मेरा इवापोरेशन रेट जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंक्रीज इन द विंड स्पीड। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग टू द इवापोरेशन। कैसे, यहाँ पे मैं कोई चीज गर्म कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे विंड जो है वो आ रही है, एयर के साथ वेपर को लेके जा रही है, आ रही है वेपर के साथ लेके जा रही है। मतलब अगर विंड ज्यादा आता रहेगा तो वेपर जो है वो जल्दी वहां से मूव होता जाएगा, तो मूव होता जाएगा तो यहाँ के जो एरिया है उसमें ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, तो सरफेस एरिया, अरे सॉरी, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ता जाएगा। मतलब विंड की स्पीड अगर मैं इंक्रीज करूंगी जहां पे इवापोरेशन हो रहा है वहां पे, तो आपका जो इवापोरेशन रेट है वो बढ़ेगा। मतलब अगर इवापोरेशन रेट बढ़ाना है तो मुझे 4 चीजें याद रखनी है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करनी है और विंड स्पीड जो है वो मुझे बढ़ानी है। ठीक है, हम लोग 10th नंबर का पेज पे आ गए हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। ठीक है, तो मैंने इवापोरेशन आपको समझा दिया, फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन वो समझा दिया। अब इवापोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे करता है ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो देखो 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हैं। द व्हाई शुड वी वियर अ कॉटन क्लॉथ इन समर। समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? देखो, सी आई एम वियरिंग अ कॉटन क्लॉथ, व्हाई? इट्स टू हॉट, हाँ, दैट्स व्हाई। तो क्या होता है समर में, एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर बाहर का बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग जो है वो पर्सपिरेशन हमको ज्यादा होता है। पर्सपिरेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म है, ये पर्सपिरेशन ज्यादा होना आपकी बॉडी की मैकेनिज्म है टेम्परेचर को बैलेंस में रखने के लिए। ठीक है, तो जो पार्टिकल सरफेस होते हैं लिक्विड के, दैट गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर। मतलब अगर मुझे यहाँ पे पसीना हुआ है तो ये जो ड्रॉपलेट है या तो ये बाहर से एनर्जी लेंगे या तो मेरी बॉडी से एनर्जी लेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेटेंट एनर्जी लेवल is equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body and leaving the body cool। मतलब ये क्या करेगी, जो आपके टेम्परेचर मतलब की चेंजेस की वजह से जो पानी की बूंदें आपके जो बॉडी पे आ गई है वो क्या करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी को क्या कर देगी, कूल करेगी। और बीइंग कॉटन जो है वो बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब कि कॉटन की प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम लोग कॉटन क्लॉथ जो है वो वेयर करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज करेगा तो वो इजीली इवोपरेट हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे बॉडी को कूल फील होगा। ठीक है, इसीलिए समर में कॉटन क्लॉथ जो है वो पहना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पर्सपिरेट करती है और बाहर के टेम्परेचर की वजह से वो जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और कॉटन जो है वो गुड एब्जॉर्बर है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इवोपरेट करेगा। तो जैसे जैसे वो इवोपरेट होता जाएगा हमको ठंडी फीलिंग आती जाएगी। नाउ व्हाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग द आइस कोल्ड वाटर। अगर मैं ग्लास में आइस कोल्ड वाटर लेती हूँ तो बाहर के साइड पे मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। मतलब कि बाहर हमको पता है ह्यूमिडिटी के वाटर के अंदर वेपर जो है वो प्रेजेंट होती है और वो ठंडे पानी के कॉन्टेक्ट में जब आती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर कंडेंस होकर कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लास के कॉन्टेक्ट में जितनी एयर आई, जितनी वेपर थी वो कंडेंस हो गई और वो वाटर में कन्वर्ट हो गई और इसीलिए ग्लास के आउटर सरफेस पे हमको वाटर जो है वो दिखता है जब हम लोग ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं। तब मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बोला था कि कॉमनली 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड अनदर न्यू वर्ड आई टोल्ड यू दैट इज प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज दैट प्लाज्मा? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। बराबर, जो स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं या सुपर एक्साइटेड होते हैं तब वो स्टेट को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो ये कब होता है? तो गैसेस जो है वो आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज गैस मतलब कि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो आयन फॉर्म में होते हैं। आयन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले या नेगेटिव चार्ज वाले। चार्ज जब आ जाता है पार्टिकल पे तो उसको आयन बोला जाता है और गैस के पार्टिकल पे आयन चार्ज आना तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड गैस।
तो आप लोगों ने है ना, आप लोग मार्केट में जाते हो रात को है ना, शॉप्स बंद हो जाती है, लेकिन उसके उनके जो बोर्ड होते हैं जिसमें उनका नाम लिखा होता है, जैसे सपोज के मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का बोर्ड जो होता है ना वो रेड ग्रीन ऐसे कलर में चमकता है। तो वो कैसे चमकता है, तो उसके अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब होते हैं। ट्यूब जो होती है वो फ्लोरोसेंट मतलब चमकती है, हमारे आंखों को खींचती है वैसी, और अंदर जो बल्ब होते हैं ना वो नियॉन गैस के भरे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे गैस फिलअप किए जाते हैं। तो क्या होता है जब, अब उसमें क्या होता है, वो कैसे चमकते हैं वो अपन सीखते हैं। तो नियॉन गैस साइन बल्ब होते हैं, उसमें नियॉन गैस होता है, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें हीलियम गैस होता है, ठीक है। बल्ब में कौन सा होता है, नियॉन गैस, और ट्यूब में कौन सा होता है, हीलियम गैस। अब जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो अंदर के जो गैस होते हैं वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, आयन फॉर्म में आ जाता है। और मैंने आपको बोला कि सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक जो फेज होता है उसमें क्या होता है, आयन फॉर्म में होता है। तो जैसे ये आयन में कन्वर्ट हुए तो ये प्लाज्मा स्टेट में आ गए, और प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो अंदर से ग्लो करता है। इसी वजह से वो बल्ब जो है वो, ये ट्यूब जो है वो ग्लो करती है, और ग्लो करने की वजह से, फ्लोरोसेंट होने की वजह से आपकी आई को कैच करती है। इसीलिए आप उधर बोर्ड के सामने देखते हो और पता चल जाता है हाँ ये तो कपड़े की दुकान है। फिर इसीलिए आई को कैच करने के लिए, आपको आपका अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए वो लोग साइन बोर्ड जो होते हैं वो ऐसे चमकीले फ्लोरोसेंट कलर के ऐसे ट्यूब में रखे जाते हैं। तो उसके अंदर ये प्लाज्मा स्टेट में गैस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है BEC। क्या बोला जाता है, BEC, बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, बराबर। तो बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है, तो इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोज, और हैज डन द सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए इन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन किए। किसने किए, सत्येंद्र नाथ बोस ने। और बिल्डिंग हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और उसने जो कैलकुलेशन किए उसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन करके अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिफ्थ मैटर को एक्सप्लेन किया इन 2001 में, जिसको नाम आइंस्टाइन का वर्क और सत्येंद्र नाथ बोस का वर्क दोनों को मिला के ये हुआ, इसीलिए दोनों का नाम दिया गया बोस एंड आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया वो अपन सीखेंगे, ठीक है। किसको BEC बोला जाता है, ये फिफ्थ मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो है वो कैसे किया गया, तो BEC जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मतलब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो ऐसा फॉर्म किया गया, गैस को कूल किया गया एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे। तो कूलिंग ऑफ द गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इतनी लो डेंसिटी की जैसे 100,000, मतलब एक का मैं 100,000 पार्ट कम कर रही हूँ, उतना लो किया गया डेंसिटी की, नॉर्मल डेंसिटी को कम किया गया इतना ज़्यादा नॉर्मल एयर की डेंसिटी से, और सुपर लो टेम्परेचर मिला उनको। क्या मिला, सुपर लो टेम्परेचर, लो नहीं सुपर लो, मतलब लो से भी बहुत ज़्यादा लो मिला, तो वो स्टेट को बोला गया बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये फिफ्थ मैटर ऑफ स्टेट है जिसको बोस और आइंस्टाइन ने ढूंढा था, इसीलिए दोनों के वर्क के नाम के हिसाब से उनको नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। मतलब बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है, पांचवी आपकी स्टेट ऑफ मैटर है, पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। ये तो आप लोग 7th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 9th में आ गए तो दो स्टेट ऑफ मैटर एक्स्ट्रा ऐड हुई, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th साइंस के बेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और आपको होमवर्क में बैक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अभी तक आपका होमवर्क आया नहीं है, जैसे क्लासरूम में पनिशमेंट मिलती है तो आप ऐसा मत समझना कि ऑनलाइन होता आप बच जाओगे, पनिशमेंट इसमें भी मिलेगी अगर होमवर्क नहीं आएगा ना तो, ठीक है। तो होमवर्क कंप्लीट करो, थॉरली लर्न करो, और अगर डाउट है तो कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।